तो आज का टॉपिक है जौहरी तवानाई या न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानना है कि ये न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। आप इसको ऐसे देख सकते हो कि इट इज़ अ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ बॉइलिंग वाटर टू मेक स्टीम विच टर्न्स टर्बाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बेसिक ये है कि ये वो हीट पैदा करती है और वो हीट जो है वो टर्बाइंस को और बेसिकली जो मशीन का पहिया है उसको चलाने में मदद देती है। ये वो पावर जनरेट करती है, ये वो हीट जनरेट करती है। अब इसके हीट के हवाले से, इसकी जनरेशन के हवाले से 1950 से काफ़ी काम होना शुरू हुआ दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। जो बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ इनको कहते हैं, उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया और काम करना शुरू कर दिया और इस तरीके से बिजली को पैदा करना शुरू किया। मतलब पहले था ना कि जैसे पहले पड़ा ऑयल वगैरह से, कोयले से इस्तेमाल की जाती थी, कोयले को इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जाती थी। लेकिन अब ये है, अब इनका ये रुख है एक और तरफ बदला। ठीक है, और अब इसके लिए इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, और इसके लिए जो मेन दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो एक है यूरेनियम और एक है थ्योरियम। इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरत होती है ये बिजली बनाने के लिए। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली अगर आप इसको कोयले में यूज़ करते हो तो उस पर ज़्यादा लगाना पड़ता है, फिर जाके कोयले की वो वैसी हीट और एनर्जी पैदा हो सकती है। लेकिन आपको इस बॉइलिंग के प्रोसेस में, इस न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोसेस में इस जो यूरेनियम है उसकी मिकदार कम आप यूज़ कर सकते हो। अब दुनिया में दूसरी आलमी जंग के बाद जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल का आगाज़ हुआ। ये बहुत ज़्यादा एक टर्निंग पॉइंट था दुनिया में, क्योंकि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1945 में ख़त्म हुई, डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और उसमें पहली बार जो है इन दोनों जंगों में ये न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ किया गया था जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थे। मतलब इन्होंने जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पूरा का पूरा तबाह कर दिया। तो इसके बाद से जो है इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया कि इसके पहले डिस्ट्रक्टिव यूज़ पहले हमने कर दी है, देख लिया है, लोगों को इतना मरवा दिया है, तो अब इसको किसी अच्छे प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो कहा जाता है 1950s में यूएसए ने पहला सबसे ये पावर प्लांट लगाया न्यूक्लियर एनर्जी का, जिससे उन्होंने बिजली बनाना शुरू कर दी और बिजली की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उन्होंने इस तरफ टर्न लिया। ठीक है, अब यूएसए में 60 मेगावाट पैदावारी सलाहियत का जौहरी बिजली घर कायम किया गया और ये कहा जाता है दुनिया का सबसे पहला जौहरी बिजली पैदा करने वाला यही जो है ना ये इलाका था। फिर उसके बाद जबकि और दूसरी तरफ ये है कि दुनिया में 5000 मेगावाट से ज़्यादा पैदावारी सलाहियत के जौहरी बिजली का जो घर में है वो आज काम कर रहे हैं। कि स्टार्टिंग थी इसलिए काम थोड़ा था, लेकिन स्टार्टिंग में ही आप कोई किसी का इनिशिएटिव ले लेता है तो उसका फ़ायदा होता है। अब आप दूसरा देखो कि जौहरी बिजली घरों की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1000 मेगावाट या 1000 मेगावाट पैदावारी सलाहियत के जौहरी रिएक्टर को एक साल तक चलाने के लिए सिर्फ 153 मीट्रिक टन यूरेनियम का दरकार होती है। इसका उन्होंने यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है कि अगर इसके पैरेलल आप कोयला यूज़ करते हो और कोयले में यूरेनियम यूज़ करते हो उसको, उसकी हीट को ज़्यादा करने के लिए, उसकी एनर्जी को जनरेट करने के लिए, तो उसमें आपको तकरीबन 2.5 मिलियन टन तक यूज़ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप सिर्फ 153 टन यूज़ करते हो और वो एक साल तक एक बिजली घर को चलाने के लिए यूरेनियम जो मिकदार है वो काफ़ी होगी। कि इससे वसाइल भी जो है कम खर्च होते हैं। अगर कोई ऐसा सवाल आए कि यूरेनियम क्यों जौहरी तवानाई की तरफ लोगों ने रुख क्यों किया और ये इसकी कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुई, इसके ये आप फ़वाइद में लिख सकते हो। उसके बाद आता है पाक दुनिया में तवानाई की 4.4% जो ज़रूरियात हैं, मतलब हमें तवानाई एनर्जी की ज़रूरत होती है। मतलब अगर एक इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है उसको भी ज़रूरत होगी और अगर एक डेवलपिंग स्टेट है हमारे जैसी स्टेट है तो उसको भी ज़रूरत होगी, ताकि वो अपनी जो है जो इसका इकोनॉमिक सर्कल है उसको चला सके। अब उसको चलाने के लिए पूरी दुनिया में जो 2015 के स्टैटिस्टिक के मुताबिक है 4.4% जो है उसकी ज़रूरियात जो हैं वो जौहरी तवानाई पूरी करता है। मतलब बाकी और भी सोर्सेज होते हैं लेकिन उसके साथ साथ 4.4% ये पूरी करता है। जबकि बिजली की सालाना पे और सिर्फ बिजली के लिए, और ये घरों में यूज़ होने वाली बिजली और फैक्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होने वाली बिजली के लिए ये 10.9% का जो है वो क्राइटेरिया पूरा करता है, उसकी ज़रूरियात को पूरा करता है। दिसंबर 2015 के स्टैटिस्टिक के मुताबिक दुनिया में 450 ये जौहरी घर बनाए गए जिनकी पैदावारी सलाहियत जो है वो 391665 मेगावाट है, जिससे 2441 बिलियन किलोवाट बिजली पैदा की जाती है।
दुनिया में 15 ममालिक में मज़ीद 60 जौहरी घर जो बनाए जाएंगे। मतलब ये भी कहा जाता है कि ऑलरेडी इतनी कंट्रीज़ में जौहरी ये तवानाई के बिजली घर बनाए जा चुके हैं, लेकिन मज़ीद इन पे काम चल रहा है और मज़ीद इससे इस तरफ इस्तेफ़ादा किया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि ये सबसे क्लीनेस्ट वे है एनर्जी पैदा करने का, बिजली पैदा करने का। क्योंकि इससे सिर्फ क्या होता है कि पानी को बॉयल किया जाता है और इससे किसी गैस को, या आप कह लो कि किसी ना आप ऑयल जलाते हो ना आप कोयला जलाते हो, ये सिर्फ पानी का होता है, इसमें यूज़ होता है। और पानी को इतना बॉयल किया रहता है कि वो उसकी एनर्जी पैदा हो जाती है, जिससे वो उस पहिए जो मेन चीज़ है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उसको चलाने में मदद देता है। पहिए का पहले भी मैं वैसे भी क्लास में बता चुकी हूँ। जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, जैसे अब चाहे वो साइकिल का पहिया ले लो, चाहे किसी भी मशीन का पहिया ले लो, हर जो मेन चीज़ है जो जहाँ पे मोटर होती है वहाँ पे पहिया होता है, और वो पहिया चलता है तो पूरी चीज़ वो चलती है, उसकी एक्टिविटी जो है वो जनरेट होती है, उसकी कंटिन्यू होती है। इसलिए पहिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है कि इसको चलाने के लिए जो है इस तरफ तो रुख किया गया, लेकिन उसके कुछ हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और जो बेनिफिट्स हैं, सबसे पहला तो ये है, आप साथ साथ चाहे काउंट कर लो चाहे लिख लो। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको यूरेनियम ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता। आप कम यूरेनियम के या ऐसे वसाइल यूज़ करके आप मैक्सिमम फ़ायदा, मतलब आप कह लो कि आप मिनिमम चीज़ें लगाओगे लेकिन इससे फ़ायदा आपको मैक्सिमम होगा। दूसरा ये होगा कि इसको करने से आपकी जो पॉल्यूशन है वो नहीं फैलेगी, इर्द गिर्द आपकी हवा आलूदा, ये जो आपका एटमॉस्फेयर है वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इससे जो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये क्लीनेस्ट वे है एनर्जी हासिल करने का। फिर उसके बाद कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा इसकी तरफ रुझान है। अब दुनिया 2015 के स्टैटिस्टिक के मुताबिक दुनिया के 30 ममालिक तजारती मकासद के लिए 450 बिजली घरों में से बिजली पैदा करते हैं। अब ये तजारती मकासद से मुराद ये है कि ऐसे कंट्रीज़ हैं वो अपनी ज़रूरत तो पूरी कर चुके हैं, अब वो बाकी कंट्रीज़ को ये जो बिजली दे रहे हैं और बेच रहे हैं उससे ज़र मुबादला कमा रहे हैं, तो इसलिए वो तजारती मकासद हैं और वो 450 हैं 2015 के स्टैटिस्टिक के मुताबिक। उसके बाद आता है और फिर है कि जिनके बिजली घरों से पहले बताया कि 2441 किलोवाट बिजली जो है वो हासिल की जाती है। अब जौहरी घर या जौहरी बिजली घरों की तामीर का काम कई ममालिक कर चुके हैं, जिनमें जो सर फहरिस्त हैं, जो टॉप ऑफ द लिस्ट हमेशा आता है, जैसे चाइना है, यूएसए है, जनूबी कोरिया, इंडोनेशिया, रशियन फेडरेशन वगैरह, ये वो सारे कंट्रीज़ हैं जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके पास इतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि इसकी तरफ वो रुझान दे सके, क्योंकि ये काफ़ी महंगा वे है बिजली हासिल करने का, ठीक है, क्योंकि इसकी मशीनरी काफ़ी महंगी होती है। दुनिया में जौहरी तवानाई पैदा करने वाले अहम ममालिक हैं, इनमें यूएसए, फ्रांस, जापान, ये तो हैं, यूक्रेन वगैरह है, बरतानिया, जनूबी कोरिया, कनाडा, स्वीडन, स्पेन, बेल्जियम, इंडिया, स्विट्ज़रलैंड। इंडिया में इतना नहीं लेकिन काफ़ी रुझान बढ़ चुका है। बुल्गारिया, फ़िनलैंड, ये वाले सारे कंट्रीज़, और कुछ जनूबी अफ्रीका के कंट्रीज़ भी हैं, मतलब पूरे अफ्रीका में जनूबी अफ्रीका सबसे पहले है, और इसके अलावा कुछ उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो भी इसको बना रहे हैं। फिर आपकी बुक में ये चार्ट दिया हुआ होगा जिसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहले मुल्क जो इसको बना रहा है वो है यूएसए, उसके बाद फ्रांस, फिर जापान, रशियन फेडरेशन, फिर जर्मनी, फिर जनूबी कोरिया, यूक्रेन, कनाडा। ये सारे कंट्रीज़ लिस्ट बाय लिस्ट दिए गए हैं कि जो जो इस चीज़ को ज़्यादा इस्तेफादा जिससे कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है कि दुनिया में जौहरी तवानाई पैदा करने वाले अहम ममालिक कौन से हैं, मतलब अब उनकी जो पहले तो रेशो बता दी गई है, अब यह है कि अलग अलग मुल्क को बताया गया, जो 30 मुल्क जो तजारती मकासद के लिए यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसकी टोटल 50 स्टेट्स हैं, और इन 50 स्टेट्स में जगह जगह पे कुछ ऐसे मेन मराकज़ हैं जहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा इस रिएक्टर को और इस चीज़ को, इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फेवर की गई है। अब यूएसए में तो टोटल जो जौहरी घर हैं वो 99 हैं, और उनकी जो पैदावारी सलाहियत है 99,535 मेगावाट है, और इससे वो तकरीबन 798 पॉइंट समथिंग वो जो बिलियन किलोवाट में बिजली पैदा भी कर रहे हैं, और अपनी ज़रूरत को अच्छे तरीके से पूरा कर रहे हैं, और बाहर भी दे रहे हैं। यूएसए की बिजली की पैदावार जो है वो 19.5% की जो ज़रूरियात हैं वो ये पूरा कर रहा है। सेकंड नंबर पे आता है फ्रांस। फ्रांस जो है मदनी तेल, कुदरती गैस और कोयले की
कामयाबी के बायस बिजली की ज़रूरियात का 76.3% जो जौहरी तवानाई से हासिल किया जाता है। फ़्रांस क्यों है? फ़्रांस में फ़्रेंच रेवोल्यूशन आया। फ़्रेंच रेवोल्यूशन के बाद मतलब ये वो पहली जगह थी जहाँ से लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ और मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना शुरू किया। ये एज ए वे फॉरवर्ड इसको यूज़ किया, ये इस पूरी स्टेट को, और यहाँ से जो है वो इस तरफ रुझान, मतलब लोगों ने अपने हाथों से काम करने की बजाय मशीनों का सहारा लेना शुरू कर दिया और मशीनों का बनाना शुरू कर दिया। और आप जिस जगह से शुरू कर रहे हो, इसका तो ये तो ऑब्वियस बनता है ना कि आप जिस जगह से शुरू कर रहे हो वो जगह जो है उसने ज़्यादा पहले अडॉप्ट किया है, वहाँ पे लोग ज़्यादा अवेयर हुए हैं, लोगों ने ज़्यादा प्लांट्स लगाए हैं और मुख्तलिफ तरीके यूज़ किए हैं एनर्जी हासिल करने के। तो इसी तरह जो पहले पढ़ लिया हुआ है कि जो मदनी तेल, कुदरती गैस और कोयला वगैरह है, वो भी यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ है सबसे पहले यूज़ करना शुरू किया था। और बाद में अब उनका इस्तिफ़ादा जो है इसलिए जो है यूएसए से ज़्यादा इसकी तरफ हो गया, क्योंकि अब जो चीज़ उनके पास ज़्यादा यूज़ हो रही है, उनको ज़्यादा इंपोर्ट या करनी पड़ रही है या एक्सपोर्ट करनी पड़ रही है, तो इससे वो बेहतर है कि कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव वे लें जो सस्ता भी हो, जो वो ख़ुद जनरेट कर सकें, किसी दूसरे मुल्क से ना ले सकें। सो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसलिए उनका जो 76.3% जो वो डिपेंडेंट हैं जौहरी तवानाई पे, और यहाँ पे 58 जौहरी बिजली के घर हैं जिनकी पैदावारी सलाहियत 63,130 मेगावाट है। फ्रांस जौहरी पैदावार की या जौहरी बिजली की पैदावार के लिए दुनिया का दूसरा अहम मुल्क है। पहला यूएसए, दूसरा ये है। अब 2015 के दौरान उसके स्टैटिस्टिक के दौरान फ्रांस की जौहरी बिजली की पैदावार 419.0 बिलियन किलोवाट थी। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं जापान जो है एशियन कंट्री है। अब पहला हमने यूएसए बताया, यूनाइटेड स्टेट्स बताया, ये नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। फ्रांस यूरोप का है। उसके बाद जापान है, ये एशिया में सबसे अहम कंट्री है इसकी पैदावार के लिए। और इसमें यहाँ पे हैं 43 बिजली के बिजली पैदा करने के लिए जहाँ पे वो बिजली घर बनाए गए हैं, और जिनकी सलाहियत है 40,480 मेगावाट। और यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे 4.3 बिलियन किलोवाट बिजली भी यहाँ से हासिल की जाती है, जो पूरी इस बिजली की कुल पैदावार का 0.5% हिस्सा जो ये पूरा करता है। और लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक रीज़न बताया हुआ है कि यहाँ पे क्यों मसला हो गया था, यहाँ पे इतनी ज़्यादा बिजली की पैदावार क्यों ना हो सके, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स थे जो काफ़ी अर्से तक रहे थे। अब इन टेक्निकल फॉल्ट्स में आप ये भी ले सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 2 के जो डिज़ास्टर है उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो बाद तक कई सालों तक यहाँ पर रहे हैं, क्योंकि जब एक्सप्लोजन हुआ था उसके बाद से अभी तक कई सदियाँ इनफैक्ट लग जाएंगी उस एक्सप्लोजन से निकलने के लिए कि जहाँ पे जिस जगह पे हुआ था। उसके बाद है रशियन फेडरेशन। अब रशियन फेडरेशन अगेन ये कौन सा कंट्री है, ये आप लोग बताओगे कि ये किस कॉन्टिनेंट में आता है। रशियन फेडरेशन जौहरी बिजली की पैदावार में दुनिया का तीसरा अहम मुल्क है। ठीक है, पहला यूएसए, दूसरा फ्रांस, तीसरा रशियन फेडरेशन। ये अगेन एशिया का मुल्क है, बहुत अहम है। यहाँ पे 36 बिजली घर हैं और वो बहुत ज़्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं और अपनी ज़रूरियात को भी पूरा कर रहे हैं, और इर्द गिर्द के इलाकों, इनफैक्ट एशिया के बहुत सारे कंट्रीज़ को ये जो कंट्री है ये बिजली भेज रहा है। अब उसके बाद जर्मनी ये यूरोप का कंट्री है और ये मगरबी यूरोप का है, वेस्टर्न यूरोप का है, जिसकी आगे बाउंड्री लग जाती है बाकी कंट्रीज़ के साथ वेस्टर्न साइड पे। ठीक है, ये यूरोप के वेस्ट वाली साइड का कंट्री है। अब जर्मनी इस वक्त 10,728 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं सिर्फ 8 बिजली घरों से। कि इसके बिजली घर बहुत कम हैं लेकिन इनकी पैदावार काफ़ी ज़्यादा है और इसको वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना रहे हैं। फिर उसके बाद है जनूबी कोरिया जो है ये एशिया का कंट्री है। यहाँ पे जनूबी कोरिया की जो है तकरीबन 31.7% जो ज़रूरियात हैं वो जौहरी बिजली से पूरा होती हैं। उसके बाद यूक्रेन अगेन एक रशियन नहीं, ये एशियन वेस्टर्न कंट्री है ये, क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है वो रशिया के साथ लगती है। उनके रशिया और यूक्रेन के दरम्यान सिर्फ एक सी है और उसको सी को लेके भी बहुत सारे तनाज़े हैं। ये भी आपका काम है कि आप मुझे बताओगे रशिया और यूक्रेन के दरम्यान वो कौन सा सी है और उस पर क्या तनाज़ा चल रहा है और उसका इसके साथ इस हमारे जो हम पढ़ रहे हैं इसके साथ क्या जो है वो रिलेशन है, क्या उसका कॉन्टैक्ट बनता है।
यूक्रेन जौहरी बिजली की पैदावार के लिए दुनिया का आठवां बड़ा मुल्क है। यूक्रेन की जौहरी बिजली की पैदावार की सलाहियत 13,107 है। उसके बाद है कनाडा। कनाडा कौन सा कंट्री है ये भी आप बताओगे कि किस कॉन्टिनेंट में आता है। कनाडा जौहरी बिजली की पैदावार के लिहाज से दुनिया का छठा अहम मुल्क है। कनाडा में कायम 19 जौहरी बिजली की जो सलाहियत है वो 13,553 मेगावाट को पूरा कर रहे हैं, इतनी जनरेट कर रहे हैं। फिर बरतानिया। अच्छा, और ये बरतानिया क्यों अहम है इसके लिए ये भी आपने बताना है। अब जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ ये क्वेश्चंस आप लोगों की असाइनमेंट के लिए हैं और ये आप लोगों ने इसकी मुझे पिक्चर्स सेंड करनी है और जाके ऑफिस में कैंपस में सबमिट करवाने हैं और नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट भी करने हैं मुझे। बरतानिया में पहला जो बिजली घर है वो है गैल्डर हॉल, 1956 में कायम हुआ। और ये भी बताना है 1956 में पाकिस्तान में क्या हुआ, क्या अहम काम हुआ उसी साल में जिस साल बरतानिया ने अपना पहला जौहरी बिजली पैदा करने वाला एक बिजली घर बनाया। अब बरतानिया में 15 है सिर्फ ये बिजली घर जो 8,853 मेगावाट की जो है, या 8,883 8,883 जो है वो मेगावाट की बिजली पैदा कर रहे हैं। और ये बरतानिया की बिजली की 18.9% ज़रूरियात जो है जौहरी बिजली घरों से पूरा करता है। दैन आता है स्वीडन। आपने ये भी बताना है कि स्वीडन किस कॉन्टिनेंट में है। स्वीडन सनदी लिहाज से एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। स्वीडन में 9 बिजली घर हैं और ये बहुत ज़्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं और इनकी भी जर्मनी की तरह बहुत ज़्यादा ये इसमें इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को और बहुत फर्दर इनका एक्सपैंड होता ही जा रहा है। ठीक है, और अब मैं इसमें जो बताया है कि सबसे पहले आप लोगों ने इस बात को डिस्कस करना है, इस बात को देखना है कि ये जौहरी बिजली या जौहरी तवानाई होती क्या है, ये न्यूक्लियर पावर होती क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इसको वाई इट इज़ कॉल्ड एज दी क्लियरेस्ट या क्लीनेस्ट इलेक्ट्रिसिटी या वे टू गेट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है कि क्यों इसको साफ़ तरीन कहा जाता है। इसकी रीज़न क्या है, उसके अलावा ये है कि हाउ इट कैन बी फर्दर बेनिफिशियल एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में फ़र्दर हम इसको अगर प्रोसीड करते हैं तो हम कैसे इसको आगे लेके चल सकते हैं। अपने दिमागों को थोड़ा सा खोलो और इसमें जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है उसके साथ इसको कंपेयर करो, ये याद करना समझना ईजी हो जाएगा, वरना आप रट्टा लगाते रहोगे कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, आप इसको याद करना है कि ये दो कौन से ऐसे मेन वसाइल हैं जिनको कम यूज़ करके ये बिजली बनाई जा सकती है। वो यूरेनियम है और दूसरा क्या है वो भी आप बताओगे, बल्कि इनफैक्ट मैं अभी कुछ देर पहले बता भी चुकी हूँ। और ये सबसे पहले कहाँ पे बना, इनिशिएट किसने किया, कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद से लोगों ने इसके बारे में इससे बिजली बनाने के बारे में लोग और फैक्ट्रीज चलाने के बारे में और मशीनें चलाने के बारे में सोचना शुरू किया। क्यों पहले जो है इसको डिज़ास्टर जो है इसने जो किया जिसकी वजह से जो तबाही हुई, क्यों ऐसे था, क्यों लोगों ने ऐसे करना शुरू कर दिया। और बाकी सवाल पहले जो हैं वो आप लोगों ने नोट कर लिए हुए होंगे। फिर उसके बाद कि इसकी जो मेन कंट्रीज़ हैं, अब आप लोगों ने सब कंट्रीज़ को इकट्ठा नहीं कर देना है। मैं जो हूँ देखूँगी कि कौन से कॉन्टिनेंट की कौन सी कंट्रीज़ हैं जो ये इस बिजली की पैदावार के लिए बहुत अहम है। जैसे कि अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका में कौन सा कंट्री अहम है, साउथ अमेरिका में कौन सा कंट्री अहम है। ठीक है, फिर उसके बाद यूरोप में कौन से कंट्री हैं जो इसकी पैदावार के लिए बहुत अहम है और टॉप ऑफ द लिस्ट में आ रहे हैं। फिर उसके बाद नीचे की तरफ साउथ वाली साइड पे यूरोप के साउथ में अफ्रीका है, अफ्रीका का कौन सा कंट्री अहम है इसकी पैदावार के लिए। फिर एशिया में चले जाओ, एशिया के कौन से कंट्री हैं जो इसकी पैदावार के लिए एक तो अहम तो हैं और उसके साथ साथ उन 30 जो तजारती ममालिक हैं जो इसकी तजारत कर रहे हैं उसमें भी शामिल होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये सारे करने हैं। फिर उसके बाद और एक टास्क इधर दिया हुआ है कि ये विंड मिल क्या होता है, आप लोग इसको भी देखोगे। एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस होने चाहिए जो मैंने बताए हैं कि, और ये अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करना आता हूँ। एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए आपको एक्सप्लेन भी करना है। और उसके बाद ये है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है, इसका रोल क्या है। ठीक है, बस यही है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर की आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस भी करने हैं, इसके एमसीक्यूज़ भी करने हैं। इसको अच्छे से देख लो, मुश्किल नहीं है लेकिन आप लोगों ने इसको ज़रा थोड़ा टाइम देना है।
अगर आप मैप को सामने रख के उसको पॉइंट आउट करके आप लगाते जाओगे निशान कि कौन सा कंट्री कहाँ है और कौन सा कंट्री है जो बहुत अहम है, तो ये बहुत इजी होने वाला है, वरना बहुत मुश्किल है अगर आपने नहीं करना ऐसे तो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।